वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? जी, हम लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। प्लीज अपने माइक्स को म्यूट कर दें। अपने माइक्स को प्लीज म्यूट कर दें। स्टूडेंट्स, आपने क्लास ज्वाइन कर लिया है? यस सर। ओके, दो ही स्टार्ट करने लगा मैं। ओके, प्लीज अपना लेक्चर नंबर 2 ओपन कर लें, जो अभी आपके साथ मैंने शेयर किया है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि डेटा माइनिंग के बारे में हमने देखा था कि डेटा बेसिकली हम जिस एज में रह रहे हैं वो डेटा एज है, उसको हम कहते हैं डेटा एज, क्योंकि उसमें हर तरफ हमारे पास डेटा है। डिफरेंट सोर्सेज से हमारे पास डेटा आ रहा है, जिसको हमने देखा था कि डिफरेंट वेबसाइट्स से डेटा आ रहा है हमारे पास। डिफरेंट ऑनलाइन जो हमारे पास डेटा है, जिसमें डिफरेंट ट्रांजैक्शंस परचेज जो हम कर रहे होते हैं डेली बेसिस के ऊपर, उसका डाटा होता है। फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो आप यूज़ कर रहे होते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर्स वगैरह, ये सारे का सारा डाटा है। इसी तरह आपके पास स्मार्ट टीवी का डाटा है, थर्ड पार्टी डाटा है, मोबाइल डाटा है, जो आपके मोबाइल के अंदर किसी किस्म का भी डाटा है, वो सारे का सारा डाटा ऐसा डाटा है जो कि हमारे किसी काम, बेशुमार डाटा हमारे काम का, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कौन सा डाटा है वो जो हमारे काम का है। तो बेसिकली जो हमारे पास डिफरेंट अदर सोर्सेज हैं डाटा के, जहाँ से डाटा हमारे पास आ रहा होता है, वो डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, वर्ल्ड वाइड वेब हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, सैटेलाइट डाटा है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, हेल्थ केयर है, इसी तरह साइंस एंड इंजीनियरिंग के जितने भी एक्सपेरिमेंटल डाटा है, इसी तरह मेडिकल से रिलेटेड जितने भी टेस्ट की डाटा है, और जितने पेशेंट के मुतल्लिका डाटा है, वो सारे का सारा डाटा हमारे पास डेली लाइफ में है। अब ये सारे का सारा जो डाटा है, ये हमारे पास किसी न किसी फॉर्म में स्टोर है। ठीक है, अब इशू ये है कि ये सारे का सारा डाटा जो हमारे पास स्टोर है, हमें नहीं पता कि ये डाटा हमारे किस काम का है। एक तो जो चीज़ हम एक अपने फॉर एग्जांपल एक पेशेंट का डाटा लेते हैं, तो पेशेंट का एक डाटा तो हमें ये बता देता है, पेशेंट का डाटा तो हमें ये बता देता है कि एक टेस्ट का डाटा, लेकिन एक्चुअली हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? लिंक की रिक्वेस्ट की है उसामा रज़ाक ने। यस सर, आवाज आ रही है। उसामा रज़ाक ने लिंक की रिक्वेस्ट की हुई है। उसामा, आपने क्लास को ज्वाइन नहीं किया? नो सर, यहाँ पे अभी तक सिर्फ 3 स्टूडेंट्स हैं। सो बाकी स्टूडेंट्स क्यों नहीं ज्वाइन किया उन्होंने? क्योंकि सर क्या कहते हैं, लिंक नहीं मिला हुआ उन्हें। जी, लिंक उनके पास नहीं गया सर। तो आपके पास कैसे आया? सर हमारे जंक में गया हुआ है, बाकी को जंक का शायद पता नहीं है। तो उनको मैसेज करूं? जंक में किया क्यों गया? तो है। यही सर, जैसा इतने मैसेजेस आपके जंक में चले जाते थे, इस वजह से स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं थे कर पाते। प्लीज चेक योर जंक मेल फॉर लिंक। मैसेज कर रहा हूं मैं उनको।
अभी 4 स्टूडेंट्स हो गए। एक मिनट में व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूँ। जंक मेल फॉर जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही मेरी? यस सर, आवाज आ रही है। जी जी, हाँ ज्वाइन कर रहे हैं अभी स्टूडेंट्स। यस आपको जंक में गया था ये लिंक? सर, 2 लिंक्स आए थे, वो दोनों जंक में गए थे। अच्छा, ऐसे क्लास ठीक है या? सर आप यहाँ से स्लाइड्स अपनी ओपन कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा ना। असल में वो जब स्लाइड यहाँ से ओपन करता हूँ फिर आपको भी प्रॉब्लम होगी, मुझे भी प्रॉब्लम होगी। डाटा जो है ना थोड़ा सा स्ट्रीमिंग हैवी हो जाती है। यहाँ पे वॉइस पे स्ट्रीमिंग ज़रा उसका लोड कम होता है। इसलिए स्लाइड्स में आपको स्लाइड नंबर बताता रहूँगा तो आप स्लाइड नंबर ओपन करते रहें, ठीक है? ठीक है सर, जैसा आपके। नहीं, लास्ट टाइम मैंने किया था लेकिन वो इशू ये आ रहा है ना कि स्लाइड में आपको बताता रहूँगा कि स्लाइड पे आप स्लाइड नंबर ओपन करें, स्लाइड नंबर में बताता रहूँगा। देन आप उस पे जो है ना डिस्कशन हम उस पे करते रहेंगे, आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा, ठीक है सर, ऐसा कर देते हैं। ठीक है? ये री इनरोल स्टूडेंट लिंक आस्क कर रहे हैं, तो री इनरोल स्टूडेंट्स ग्रुप में क्यों नहीं आ रहे? कोई स्टूडेंट लिंक अगर आपके पास है तो वो मेरे साथ शेयर करे व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे शेयर कर दें वो काइंडली लिंक, क्योंकि मैंने तो मीटिंग को ज्वाइन किया, उसमें लिंक मेरे पास तो तलाश करना पड़ेगा कहाँ पे है। जी आ गया, लिंक आ गया। स्टूडेंट्स काइंडली आप लोग अपने माइक्स ऑफ रखें, अगर किसी ने क्वेश्चन करना है वो टाइप करके भी पूछ सकता है, और अगर माइक पे पूछना चाहता है तो वो माइक पे भी पूछ सकता है। बात समझ में आ गई आपको? सर एक और इशू है अभी। जी जी। सर इस मीटिंग में जो भी स्टूडेंट चाहे किसी को भी रिमूव कर सकता है। लास्ट क्लास में भी ऐसे ही हुआ था, मैम फाहगा कि वो रिमूव करते जा रहे थे। तो काइंडली अगर आप सब स्टूडेंट्स को अटेंड ही बना दे तो वो बेस्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स को अटेंडी बना दूं? यस सर, क्योंकि लास्ट क्लास में भी यही इशू हो रहा था, बच्चे रिमूव करते जा रहे थे शुगर में गए। वैसे यार इस तरह तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि सारे रिस्पॉन्सिबल हैं और बड़े लेवल के स्टूडेंट हैं। बच्चे सेकंड सेमेस्टर वाले जो हैं वो काफ़ी गड़बड़ कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप सर इंशाल्लाह नहीं होगा इसका।
हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इंशाल्लाह नहीं ना होगा सर। जो सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं वो प्रॉब्लम आ रही हैं, वो पता चला काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। आप तो ज़रा बड़े बच्चे हैं, आई होप कि आप लोग तो ऐसा नहीं करेंगे। ठीक इंशाल्लाह है, इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। तो ठीक है। मेरा 22 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है अभी। ठीक है स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा हुआ था उसमें हमने ये देखा था कि जो हम जो जिस एज में रह रहे हैं या जो हमारे इर्द गिर्द बेशुमार सोर्सेज हैं जहाँ से डाटा हमारे पास कलेक्ट हो रहा है, वो हमने देखा था कि डिफरेंट वेबसाइट्स जितने भी हमारे पास इंटरनेट पे पड़ी हुई हैं, डिफरेंट सर्वर्स पे पड़ी हुई हैं, वो बेसिकली उसमें बेशुमार डाटा पड़ा हुआ है। इसी तरह जो आपके पास जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, सेल्स की या परचेज की ट्रांजैक्शन हो रही हैं डिफरेंट शॉप्स के ऊपर, ऑनलाइन हो रही हैं या ऑफलाइन हो रही हैं, वो सारे का सारा डाटा पड़ा हुआ है। इसी तरह सोशल मीडिया के ऊपर आपका बेशुमार आपका व्हाट्सएप का डाटा है, आपका यूट्यूब का डाटा है, इसी तरह आपके फेसबुक का डाटा है, ट्विटर का डाटा है, इसी तरह आपके स्मार्ट टीवी का डाटा है, थर्ड पार्टी डाटा है, इसी तरह आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जितना भी आपका डाटा, हर एक मोबाइल फ़ोन के अंदर जो उसका डाटा है, चाहे वो किसी कॉन्टैक्ट नंबर की फॉर्म में है, किसी एसएमएस की फॉर्म में है, किसी भी तरह का डाटा जो भी आपका है पड़ा हुआ है। अब ये सारे का सारा डाटा हमारे पास इतनी इसको हम कहते हैं कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है हमारे इर्द-गिर्द हर तरफ, जो कि हमें नहीं पता कि ये हमारे किस काम का है। और एक्चुअली होता ये है कि ये जो डाटा हमारा है जिसमें हम रह रहे हैं, जो डाटा हमारे पास हर तरफ डाटा डाटा ही डाटा पड़ा हुआ है। अब ये डाटा हमें नहीं पता कि ये हमारे किस काम का है, और लेकिन लोगों को पता है कि ये डाटा किस काम का है। अब बेशुमार डाटा जो इस डाटा को यूज़ करके जो है वो लोग हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता। मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूनिवर्सिटी के अंदर जो इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? अब ये शायद आपको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि अभी जो आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, पहले तो जब ओपन था तब भी हम ट्रेस कर सकते थे कि कौन क्या यूज़ कर रहा है। लेकिन अभी जो आप हर एक को इंडिविजुअल लॉगिन दिया गया है, पासवर्ड दिया गया है, यूनिवर्सिटी के अंदर जो आप इंटरनेट यूज़ करते हो, यूनिवर्सिटी के इंटरनेट के साथ जब आप कनेक्ट होते हो, तो आपको इंडिविजुअल डाटा आपको इंडिविजुअल लॉगिन दिया गया है। अब ये जो इंडिविजुअल लॉगिन है, इसमें जो भी कोई भी इंडिविजुअल इसमें कोई भी सर्चिंग कर रहा है, कोई भी क्यूरी कर रहा है, मेबी अभी तक आपको पता नहीं, लेकिन अभी जस्ट आपके एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि वो सारे का सारा क्यूरीज जो भी आप उस पे लगाते हो, जो भी सर्चिंग करते हो, जो भी उसमें आप कोई एक्टिविटी कर रहे होते हो इंटरनेट को यूज़ करने के लिए, चाहे आप व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इवन कुछ भी आप उस पे आप इंटरनेट के साथ जब भी कनेक्ट होते हो तो आपकी ईच एंड एवरी एक्टिविटी जो है वो वहाँ पे इसका लॉग क्रिएट हो रहा है, ठीक है? दिस इज़ सरप्राइजिंग फॉर यू कि आपको नहीं पता कि ये ऐसा हो रहा है। तो अब क्या किया जाता है यहाँ पर जो वेब सर्वर हमारे पास पड़ा हुआ है, उसमें जितने भी हर एक इंडिविजुअल की बेस के ऊपर सारे के सारा हमारे पास डाटा मौजूद है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि इस डाटा के ऊपर अच्छा ये अभी तक तो हमारे पास इसी तरह रॉ डाटा पड़ा हुआ है, जिसमें हर एक बंदे की अपनी-अपनी क्यूरीज़, अपने-अपने जो भी हम वहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी सर्चिंग कर रहे हैं, जो भी ब्राउज़िंग कर रहे हैं, वो सारी की सारी वहाँ पे हमारे पास पड़ी हुई है। सर स्लाइड शो नहीं हो रही। स्लाइड्स मैं शो नहीं कर रहा, स्लाइड्स अभी मैं जस्ट डिस्कशन कर रहा हूँ पिछले लेक्चर के ऊपर। ओके सर।
ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बात की, जब पिछले लेक्चर की बात कर रहा हूँ, मैं भी कुछ स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में अटेंड नहीं थे, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, डिस्कशन ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि डाटा माइनिंग क्या है। जब आपको ये थोड़ा-सा एक माइंड बन जाएगा कि डाटा माइनिंग क्या है और डाटा माइनिंग क्यों करते हैं, तो फिर आप थोड़ा-सा इसको मेंटली पढ़ने के लिए भी एक रेडी हो जाएँगे, और आपके माइंड में भी एक इमेज बन जाएगा हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। बेसिकली एक न्यू सब्जेक्ट है आपके लिए, ठीक है? अब मैं से ये सारी की सारी डिस्कशन आपके साथ इसलिए कर रहा हूँ कि आपका एक इमेज बन जाए कि ये डाटा माइनिंग बेसिकली है क्या? आप उसको समझ सकें, उसके थीम को समझ सकें, ठीक है? इसलिए ये सारों के लिए ये स्लाइड के ऊपर नहीं है। बेसिकली अभी जो मैंने पहले लेक्चर नंबर 1 की स्लाइड नंबर 10 ओपन की हुई है। अगर आपके पास लेक्चर नंबर 1 की स्लाइड नंबर 10 है, तो जिसमें एक इमेज बनी हुई है, जिसमें डिफरेंट सोर्स ऑफ जो डाटा है वो मैंने ओपन किया हुआ है, जस्ट फॉर रिवीजन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। और प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नहीं थे। मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट इसके थीम को समझें, डाटा माइनिंग के थीम को समझें, देन उनके लिए ये आसान होगा कि वो आगे इसको डाटा माइनिंग के ऑब्जेक्टिव को भी समझ सकेंगे। अगर इसके बेसिक थीम को, उसके पर्पस को नहीं समझ सकेंगे, तो आगे इसके जो हम डाटा माइनिंग क्यों कर रहे हैं, वो पूरे के पूरे जस्ट वो उसको फिर रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे। हम इसको रट्टा के तौर पर नहीं लेना है, ये एक एप्लीकेशन एरिया का सब्जेक्ट है, और इसमें आजकल के टाइम दौर के ऊपर, जिसके हम स्पेशली हम कहते हैं कि डाटा हमारे पास मौजूद है। इसकी आगे एग्जांपल आप लोग जब इसको समझ जाएंगे, फिर आप इसको अप्लाई करने के काबिल भी बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी जो पैंडेमिक आया हुआ है, ठीक है? अब इसमें इसके अंदर भी आपको डिफरेंट टाइप के एनालिसिस मिलते हैं कि ये किस रेशो के साथ बढ़ेगा। अक्सर आप सुनते हैं टेलीविज़न के ऊपर कि इसी रेशो के साथ रहा तो अगले माह तक इतना हो जाएगा, अगले माह तक इतना हो जाएगा, या अगर ये इस रेशो के साथ बढ़ता रहा या इस रेशो से कम होता रहा तो ये कब तक खत्म हो जाएगा, इस रेशो के साथ बढ़ता रहा तो कब तक ये कितना हो जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें आप सोशल मीडिया के ऊपर या टेलीविज़न के ऊपर आप ये चीज़ें सुनते रहते हैं। अब बेसिकली वो कहाँ से एनालिसिस कर रहे हैं, वो वही डाटा जो उस अवेलेबल डाटा है, उसी डाटा की बेस के ऊपर प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं कि अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल आज 1 लाख लेट्स से पेशेंट हैं कोरोना के, तो अगर यही जिस रेशियो के साथ या जिस स्पीड के साथ पिछले 2, 3, 4 दिनों में या 1-2 हफ्तों में बढ़ा है, तो वो उससे प्रिडिक्ट करते हैं कि अगले 2 हफ्तों में या अगले 1 महीने में ये कितने नंबर ऑफ पेशेंट हो जाएँगे, ठीक है? और अगर लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं कि पिछले 2, 3, 4, 5, 6 दिनों से इसका ट्रेंड ऐसा आ रहा है कि ये इसके पेशेंट 100, 200, 300 कम हो रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर। तो उसी बेस के ऊपर स्टूडेंट्स काइंडली अपना अपना जो है माइक्स ऑफ करें। प्लीज़ अपने माइक्स जो है वो स्टूडेंट्स प्लीज़ माइक ऑफ करें अपना। स्टूडेंट्स माइक ऑफ करें प्लीज़। ठीक है जी। अच्छा, ये जो हम ट्रेंड देख रहे हैं कि इसके इंक्रीज़ होने का या डिक्रीज़ होने का, तो हमें ये उस बेस के ऊपर डाटा अवेलेबल डाटा की बेस के ऊपर ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि अभी आइंदा आने वाले कितने दिनों तक या कितने दिनों के बाद ये इसके इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। वो सारे का सारा डाटा हमारा इस बेस के ऊपर चल रहा होता है, और वो डाटा जो अवेलेबल डाटा है उसकी बेस के ऊपर हम उसका एनालिसिस करने के बाद हम प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं। तो वापस आते हैं अपनी प्रीवियस एग्जांपल के ऊपर। अच्छा, तो हम एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे थे कि
एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे थे कि जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर अपना इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं तो हर एक को इंडिविजुअल बेस के ऊपर लॉगिन असाइन किए हुए हैं। अब हर एक कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी टीचर है जो भी यूनिवर्सिटी के इंटरनेट से स्टूडेंट्स काइंडली अपना माइक ऑफ करें। स्टूडेंट्स अपना माइक ऑफ करें। ठीक है। अच्छा, कोई भी इंडिविजुअल जो भी यूनिवर्सिटी के लॉगिन से यूनिवर्सिटी का इंटरनेट यूज कर रहा है, वो जितनी भी उसकी क्यूरीज हैं, जितनी भी वो वहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हैं, हम कर रहे होते हैं, आप लोग या हम लोग, वो सारी की सारी रिकॉर्डेड होती हैं। अब इशू ये है कि वो एक्टिविटी जितनी भी हमारे पास रिकॉर्ड हो रही हैं वो हमारे सर्वर के ऊपर वो इतनी मतलब कि हम कह सकते हैं इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ क्यूरीज हैं। अगर फॉर एग्जांपल 3000 स्टूडेंट हो और 1000 टीचर और जो नॉन टीचिंग स्टाफ हो, फॉर एग्जांपल 4000 यूजर एट अ टाइम या डेली बेस पे कनेक्ट होते हैं। तो 4000 यूजर को अगर हम देखें कि वो उन 4000 यूजर ने क्या क्या एक्टिविटी वहां पे परफॉर्म की, तो कितनी क्यूरी की है। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा वहाँ डेली बेस के ऊपर 10 क्यूरीज करे तो वो 4000 जो वो तकरीबन 40,000 जो है वो क्यूरीज चली जाती है डेली बेस के ऊपर। तो इज इट पॉसिबल कि जो हमारे वेब सर्वर के ऊपर यहाँ पे बंदा बैठा हुआ है वो हम कहते हैं सपोज कहते मिनिमम हमारे पास 40,000 क्यूरीज गई हुई हैं, डिफरेंट क्यूरीज की हुई हैं। ठीक है, तो इज इट पॉसिबल कि 40,000 क्यूरीज को एक बंदा एनालिसिस कर सके कि किस बंदे ने क्या वहाँ पे क्यूरी की है, क्या सर्च किया है। तो स्टूडेंट्स ये पॉसिबल नहीं होता कि हम 40,000 एक बंदा बैठा हुआ है 40,000 क्यूरीज को रिक्वेस्ट को वो एक बंदा वहाँ पे डील कर रहा हो और वो देख रहा हो कि क्या हो रहा है कि क्या नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डाटा माइनिंग की जरूरत पड़ती है। तो इसी तरह जो डिफरेंट एग्जांपल्स हमने देखी, डिफरेंट इस तरह मोबाइल डाटा है, वेबसाइट, डिफरेंट डाटा जो हमारे पास डिफरेंट बिजनेस से आ रहा है, चाहे वो सेल की ट्रांजैक्शन है, स्टॉक ट्रेडिंग है, या प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, सेल्स प्रमोशन है, या आपके डिफरेंट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स से जनरेटेड डाटा है, या जितना भी आपका मेडिकल या हेल्थ केयर से रिलेटेड डाटा है, या आपके डिफरेंट टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क्स जितने भी आपके हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल कंपनीज हैं जितने भी, इनके पास जितना भी कस्टमर से रिलेटेड डाटा है, उनके एसएमएस का, उनकी कॉल्स का डाटा है। इसी तरह वेब सर्च इंजन जितने भी आपके हैं, गूगल, बिंग वगैरह। अब ये सारे के सारे सोशल मीडियाज के ऊपर जितने भी आपके वीडियोस हैं, पिक्चर्स हैं, ब्लॉग्स हैं, स्ट्रीमिंग्स हैं, ये सारी की सारी ये इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है कि जिसको हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम इसको इसमें से अपने जो यूजफुल इंफॉर्मेशन को निकाल सकें। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ज़रूरी चीज़ ये है कि हम देखें कि हमारे पास इतना डाटा है, हर तरफ से डिफरेंट सोर्सेज से डाटा आ रहा है, तो हमने देखना है कि क्या ये डाटा हमारे किस काम का है। हमने इसको इसमें से क्या हम इससे किस तरह क्या काम ले सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ ऐसी है कि हम कहते हैं कि जो भी पाकिस्तानी क्यूरीज लगा रहे हैं, एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं कि हमें किस तरह वॉच आउट किया जा रहा है। प्लीज बी सीरियस एंड नोटेड इट कि हमें किस तरह वॉच किया जा रहा है ऑन द वेब। हम इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं और हमें किस तरह वॉच किया जा रहा है, हमें किस तरह ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये जब शुरू में
अगर आप में से किसी ने टेलीविजन के ऊपर देखा हो तो शुरू में जब टेलीविजन पे एक न्यूज़ मैंने देखी थी कि जब ये आपका जो है सैनिटाइजर, अब जो सैनिटाइजर है ये टेलीविजन के ऊपर किसी चैनल के ऊपर मैंने देखा कि सबसे ज्यादा क्यूरी जिस जगह से गई सैनिटाइजर वो मीरपुर AJK था। स्टूडेंट्स दोबारा से सुने, बड़ी इंपॉर्टेंट और यूजफुल इंफॉर्मेशन है कि टेलीविजन के ऊपर एक न्यूज़ आई थी कि सैनिटाइजर के लिए जो सबसे ज्यादा क्यूरीज की गई दुनिया के अंदर, तो वो सबसे ज्यादा क्यूरी करने वाला जो जगह थी या जिस जगह से सबसे ज्यादा क्यूरीज की गई वो मीरपुर आजाद कश्मीर था। सो कुड यू इमेजिन कि ये कैसे डाटा आया, ये कहाँ से डाटा आया और किसने डाटा दिया? डेफिनेटली मुझे पता है कि मैंने भी सैनिटाइजर को क्यूरी की थी। आप में से भी बेशुमार लोगों ने शुरू में जब ये कोरोना का पेंडेमिक शुरू हुआ था तो हर बंदे हर चैनल के ऊपर यही कहा गया था कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। शुरू में जब ये चीज़ें आई तो मैंने भी मुझे भी याद है मैंने भी सैनिटाइजर की क्यूरी लगाई थी। मैंने भी देखा था कि सैनिटाइजर क्या होता है, कैसे बना होता है, इवन कि मैंने ये भी देखा था कि कैसे बना होता है कि इसकी कंपोजिशन क्या है। तो ये क्यूरी किस पे की? मैंने गूगल पे की। आप लोगों ने भी, आप में से बेशुमार लोगों ने जिनके पास नेट अवेलेबल था या जो कॉन्शियस थे कि सैनिटाइजर क्या होता है, सारों ने क्यूरी की। अब ये आगे वाली बात मैं नहीं बताता, आप खुद लोग सोचें कि सैनिटाइजर की क्यूरी यहाँ से बैठ के लगाई और टेलीविजन चैनल के ऊपर ये क्यूरी आपको इंफॉर्मेशन मिल गई कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर दुनिया में वो वाहिद शहर है जिसने सबसे ज़्यादा क्यूरीज की इस चीज़ के ऊपर कि सैनिटाइजर क्या है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। स्टूडेंट्स ये सारे के सारा है डेटा माइनिंग। हमने क्या क्यूरीज की? हम क्या क्यूरी करते हैं, इवन के इसके एग्जांपल मैंने आपको दे दी। इसके अलावा आप खुद इमेजिन करें कि व्हाट वी आर डूइंग ऑन द इंटरनेट, ईच एंड एवरीथिंग इज बीइंग मॉनिटर्ड। ठीक है, and think about it कि what we are doing and how we are being monitored. So ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि हमें अंडरस्टैंड हो जाए कि डाटा माइनिंग की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, कि डाटा हर जगह पे है। ये हमारे लिए तो डाटा माइनिंग सब्जेक्ट नया है, लेकिन ये डाटा माइनिंग बहुत अरसे से सिंस 1990s इसको डाटा माइनिंग को यूज किया जा रहा है टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। So this was a just review and कह लें कि डाटा माइनिंग क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है और डाटा कहाँ कहाँ पे और कैसा कैसा डाटा है। जस्ट एक एग्जांपल आपको दिए। इसी तरह हम अगर गूगल के ऊपर हम फॉर एग्जांपल हम क्यूरी लगाते हैं, जो भी क्यूरी हम लगाते हैं, आपको मैंने एक बुक दी थी, शेयर की थी आपके साथ। उस बुक के पेज नंबर, लेट मी ओपन इट।
बुक के पेज नंबर चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 39 इसके ऊपर एक एग्जांपल थी डाटा माइनिंग टर्न्स अ लार्ज कलेक्शन ऑफ डाटा इनटू नॉलेज। इसमें गूगल सर्च इंजन के बारे में एक एग्जांपल के तौर पर लिखा गया कि वो कैसे जो भी यूजर्स की क्यूरीज होती हैं उनको कैसे वो यूजफुल इंफॉर्मेशन में कलेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा फ्लू के बारे में सर्च करता है तो कितनी क्यूरीज फ्लू के बारे में लोगों ने की और उनमें से कितने लोगों जो लोग हैं जिनको एक्चुअली फ्लू था उसके दरमियान वो एक रिलेशनशिप कायम करता है और एक पैटर्न रिटर्न करता है कि जिसमें आप लोग जो है वो क्यूरीज लगा रहे होते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर किसी भी लफ्ज के ऊपर। फॉर एग्जांपल फ्लू के ऊपर क्यूरी की है तो ये कितने लोगों ने क्यूरी की और कितने लोगों को एक्चुअली फ्लू था। डेफिनेटली जब किसी को कोई इशू नहीं होता तो वो उस पे उसकी तरफ देखता ही नहीं है ना उसकी तरफ बात करता है। फ्लू फॉर एग्जांपल फ्लू के बारे में बात करें तो फ्लू के बारे में वही सोचेगा जिसको फ्लू है। जिसको फ्लू नहीं है वो कहेगा जो मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है वो उसके बारे में क्यूरी ही नहीं करेगा। तो बेसिकली हर जो एक ट्रेंड एनालिसिस किया जाता है कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि कोई ऐसी डिजीज है लाइक अभी अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना पूरी दुनिया के अंदर है। तो अगर ये देखा जाए कि दुनिया के किसी एक कोने से अगर हम के किसी एक मुल्क से कोरोना के बारे में क्यूरी नहीं की गई या कोरोना के सिम्टम्स के बारे में क्यूरी नहीं की गई या कोरोना के जो प्रिकॉशंस पे क्यूरीज नहीं की गई तो इसका 100% मतलब ये है कि उस मुल्क में इंटरनेट ही नहीं है। यू गॉट माय पॉइंट कि अगर किसी मुल्क से इस तरह की क्यूरी नहीं की गई तो उसकी दो ही वजूहत हो सकती हैं, या उस मुल्क के लोगों को कोरोना के बारे में पता ही नहीं है। दूसरा हो सकता है कि अगर उनको पता है तो उनके पास ये इंटरनेट की फैसिलिटी ही नहीं है जिससे वो इंटरनेट पे वो सर्च कर सकें। तो ये एक ग्लोबल किस्म की यूँ समझ लें एक एक्टिविटी है या ग्लोबल किस्म की क्यूरी है जो पूरी दुनिया से हो रही है। और अगर ये एक इसलिए ग्लोबल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर ये वबा फैली हुई है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि कोई ऐसी और बीमारी आ जाती है उसकी क्यूरीज किसी एक पर्टिकुलर एरिया से आ रही हैं तो इसका मतलब है कि वो बीमारी वहाँ पर आई हुई है, लोग उसके बारे में कॉन्शियस हैं और उसके बारे में मजीद मालूमात ले रहे हैं। और अगर उसके बारे में दुनिया के किसी हिस्से से भी क्यूरी नहीं आ रही तो उसका मतलब है वो बीमारी वहाँ पर नहीं है। तो ये जस्ट एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आपको समझ आए कि डाटा माइनिंग बेसिकली क्यों ज़रूरी है, क्या होती है और क्यों ज़रूरी है। और ये सारे के सारा जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है इसके ऊपर डाटा माइनिंग लगा के हम उसमें से उसका एनालिसिस करते हैं उस चीज़ों का और उस चीज़ के बारे में हम प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं। एक और सिंपल एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं सिंपल एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं कि आपके जो मीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर या आज़ाद कश्मीर के अंदर हम अगर ओवरऑल देखें तो या मैं बल्कि स्पेसिफिक कर लेता हूँ थोड़ा सा आसानी के लिए। हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मीरपुर के अंदर किस तरह की बीमारियां अवेलेबल हैं या लोगों को किस तरह की बीमारियां मौजूद हैं। ठीक है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मीरपुर में किस तरह की बीमारियां अवेलेबल हैं। तो मे बी मेरे पास इस तरह का कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है कि जिससे मैं ये देख सकूं। मेरे पास कोई भी इस तरह का डाटा अवेलेबल नहीं है
कि जिससे मैं ये देख सकूं कि डिस्ट्रिक्ट मीरपुर में किस तरह की कौन सी डिजीजेज मौजूद हैं। सो एक चीज़ हमारे पास हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, जब तक हमारे पास डाटा नहीं है तो हम उस डाटा से हम ये चीज़ें नहीं निकाल सकते। तो डाटा का होना ज़रूरी है ताकि हम उसमें से उसका एनालिसिस कर सकें। अच्छा, एक चीज़ होती है हम डाटा का एनालिसिस करना कि डिज़ीज़ कौन-सी हैं। दूसरी चीज़ जो डाटा माइनिंग के साथ रिलेटेड है, दूसरी चीज़ वो है उसकी प्रिडिक्शन। हम उसका एनालिसिस भी करते हैं डाटा का, और डाटा जो एग्जिस्टिंग डाटा है उसकी बेस के ऊपर हम उसकी फ्यूचर प्रिडिक्शन भी करते हैं। अब प्रिडिक्शन से आपको अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ रहा है तो वो आपके पास एक चीज़ तो है, आपके वेदर फोरकास्टिंग भी एक प्रिडिक्शन ही है, ठीक है? वेदर फोरकास्टिंग भी एक प्रिडिक्शन ही है। इसी तरह वेदर फोरकास्टिंग के अलावा आपके जो ये स्टॉक एक्सचेंज, ये भी एक उसकी प्रिडिक्शन में आता है कि उसके आगे आने वाले दिनों में किसी भी जो आइटम है उसकी जो क्या प्राइसेस होंगी, ठीक है? सो अगर हम ये कहें कि वेदर फोरकास्टिंग भी एक प्रिडिक्शन है, तो वेदर फोरकास्टिंग के को हम कैसे फोरकास्टिंग कैसे कर रहे होते हैं? तो फोरकास्टिंग के लिए हमें क्या चीज़ ज़रूरत होती है? अगर हम एक सिंपल सी एग्जांपल लूँ कि आज हमारी क्लास हो रही है अभी इस टाइम के ऊपर, और अगर आप अपनी खिड़की से बाहर देखें तो आपको बादल नज़र आ रहे हों, ठीक है? अब बादल देख के बादल की जो अब जो बादल आप देख रहे हैं बाहर, अब उसकी बादल की इंटेंसिटी देख के आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स, ये आप लोग एक दूसरे के साथ जो है ना कुछ गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, किसी स्टूडेंट को आप रिमूव कर रहे हैं बार-बार, कुछ ऐड कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप फोकस करें। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, बड़ा इम्पोर्टेंट क्लास है अभी आज की, जो मैं एक जर्नल आपका एक माइंड सेट बना रहा हूँ। तो ये फराज को किसी ने 3 बार रिमूव किया है, तो प्लीज सर इसे सर आप खुद ये टीम का लिंक जनरेट करें। ये किसी स्टूडेंट को अथॉरिटी मिली है, वो बार बार रिमूव कर रहा है। सर आप अटेंड नहीं कर दें सबको, तो फिर ये होगा कि सारे जो है एंड पे अटेंडेंस लिस्ट जनरेट हो जाएगी, किस किसने क्लास अटेंड की है। इस तरह बार बार वो रिमूव करते हैं तो सर ये पीडी आपका स्लाइड भी शो नहीं हो रही। स्लाइड मेरी शोर इसलिए नहीं कर रहा बेटा कि अभी जो है ना इशू ये होता है कि जब स्लाइड भी वीडियो भी शेयर करते हैं ना, तो वीडियो शेयर करने के साथ अभी मैं वीडियो किसी स्लाइड से नहीं पढ़ा रहा, ठीक है? मैंने स्लाइड 2 लेक्चर 2 डिस्कस करना आज, लेकिन अभी पिछली क्लास में कुछ स्टूडेंट्स नहीं थे, प्लस इतनी थारोली एग्जांपल डिस्कस नहीं की थी। आज मैं थारोली से डिस्कस कर रहा हूँ, और सबसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि प्लीज़ बी अटेंटिव, और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसको गौर से सुन लें कि ये सब्जेक्ट फिर कोई अली हैदर को ने रिमूव कर दिया है। सर अभी मैं दोबारा ज्वाइन हुआ, या फिर बार बार कोई मस्ती कर रहा है इधर। है कि मैं अटेंडेंस सबको बनाया तो आप मुझे बना देना सर आप प्राइवेसी लगा दें सर, ताकि कोई बच्चा एक दूसरे को रिमूव ना कर सके। यार मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप सारे सियाने बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, और मैं ऐसी चीज करूं कि आप सारे इस तरह के आपके ऊपर मैं रिस्ट्रिक्शन लगाऊं। सर आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मस्ती कर रहे हैं। सर ये अभी तक इनकी ग्रोइंग नहीं हुई, ये अभी तक बच्चे ही हैं। मैं तो समझ रहा हूँ कि सारे बड़े हैं, अब रिस्पॉन्सिबल हैं और जिम्मेदार हैं, और हर एक समझता अपने फायदे नुकसान को।
तो फिर अल्टीमेटली मैं वो करूं तो फिर वो बात नहीं रहेगी। मैं आपको कहूं बात और आगे से आप को रिस्ट्रिक्ट करके कहूं तो फिर वो मज़ा नहीं रहता। मैं चाहता हूं कि आप के पास ऑप्शन हो, लेकिन आप फिर पता चले कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो। सर अब ये पता भी नहीं चल रहा कि कौन रिमूव कर रहा है बार बार। सर उसमें ये होगा ना कि माइक तो होगा ना हमारे पास, सिर्फ हम लोग एक दूसरे को रिमूव नहीं कर पाएंगे, बाकी तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। अच्छा, मैं अभी इधर यस सेटिंग्स देखने चला जाऊंगा तो फिर मेरा भी टाइम ज़ाया होगा और आपका भी ज़ाया होगा। इसलिए बेहतर है कि सारे लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जो है ना क्लास जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सुनने की कोशिश करें और दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। जो अगर आप नहीं सुनना चाह रहे तो आप क्विट हो जाएं, आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, अटेंडेंस का इशू नहीं होगा। लेकिन दूसरों को काइंडली डिस्टर्ब ना करें। जो दूसरे सुनना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, वो काइंडली जो है ना उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। ठीक है, ओके सर, आप फिर लेक्चर करिए। थैंक यू सर। प्लीज जो है ना अभी कोई स्टूडेंट जो है वो इस तरह की एक्टिविटी ना करे, दूसरों को ना निकाले, मस्तियाँ ना करे। आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये फरहान को फिर किसी ने निकाल दिया है। दूसरा ऑप्शन ये था कि व्हाट्सएप के ऊपर मैं वॉइस मैसेजेस करता रहूं, लेकिन उससे बेहतर है कि ये कम से कम लाइव हम बात तो कर रहे हैं और लाइक ए ग्रुप डिस्कशन टाइप की चीज भी हो सकती है। ठीक है, चलें कर लें जी, वरना लड़के ऐसे करते रहेंगे। चलें, कोई नहीं मसला। चले अभी सर आप कंटिन्यू करें, अब आप इस तरह करेंगे तो देख लेंगे। लेक्चर नंबर 2 ओपन कर लें। लेक्चर नंबर 2 काइंडली ओपन कर लें, स्लाइड्स ओपन कर लें लेक्चर नंबर 2 की। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि एवोल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन व्हाट इज डाटा माइनिंग। अब यहाँ पे हम आके इस लेक्चर में फॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे डाटा माइनिंग की। अभी तक जितना भी हमने एग्जांपल्स देखी, कम से कम इतना इमेज तो हमें बन गया कि डाटा माइनिंग जो है वो कुछ इस तरह से है कि हम कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेते हैं। डाटा हमारे पास बेशुमार पड़ा हुआ है। अब वो डाटा हमारे किसी काम का नहीं। जिस तरह अभी आपको एग्जांपल दी कि आपके हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर फॉर एग्जांपल 4000 स्टूडेंट या टीचर सारे एक दिन में कनेक्ट होते हैं और वो ऑन द एवरेज हर एक 10 क्यूरीज भी लगाए, 10 कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करे, तो उन सारी क्यूरीज को 40,000 क्यूरीज जो एक दिन की हैं, तो एक हफ्ते की कितनी और एक महीने की कितनी है। तो अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो वो डाटा, इतना डाटा हो जाता है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम उसमें से अपनी यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालें। फॉर एग्जांपल हम उसमें से ये देख सकते हैं कि अगर हम उसके ऊपर डाटा माइनिंग लगाते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं। ठीक है, हम उसमें से ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि किस टाइप या किस क्लास के स्टूडेंट, क्योंकि जो लॉगिन है वो उनके बैकएंड पे इंफॉर्मेशन तो है, अब सेशन वाइज लॉगिन बने हुए हैं और जो भी लॉगिन है वो पता है कि ये किस सेशन का स्टूडेंट है। तो उससे ये भी पता चल जाता है कि किस लेवल के स्टूडेंट क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरह की सर्चिंग कर रहे हैं, टीचर्स किस तरह की क्यूरीज लगा रहे हैं, स्टूडेंट्स किस तरह के जो अपने अगर कोई इवन कि ये भी देखा जा सकता है कि अगर वो कोई वीडियोस सर्च किए जा रहे हैं तो वो वीडियोस की टाइप्स क्या हैं, क्या वो एजुकेशनल वीडियोस हैं, क्या वो सोशल वीडियोस हैं, किस तरह के वीडियोस हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो वहाँ से उसका एनालिसिस किया जा सकता है। और ये पॉसिबल है यूजिंग डाटा माइनिंग। हम डाटा माइनिंग लगा के उस डाटा के ऊपर जो डेली के फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ऑन द एवरेज 40,000 क्यूरीज हैं, तो अगर हम ये देखें कि एक माह में का अगर हम ट्रेंड देखें तो हम ये देख सकते हैं कि एक माह के अंदर क्या क्या किस तरह की साइट्स को एक्सप्लोर किया गया है, किस तरह की क्यूरीज लगाई गई हैं। तो ये सारे के सारा पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है डाटा माइनिंग का। सो हम देखेंगे कि हम डाटा माइनिंग कैसे करते हैं, इसके क्या प्रोसेसेस हैं, किन किन स्टेप से गुजर के हम डाटा माइनिंग परफॉर्म करते हैं, और इस तरह इससे मुतल्लिक़ कुछ एग्जांपल्स को भी हम देखेंगे। तो स्लाइड नंबर 2 पे आ जाएं तो उसमें सॉरी स्लाइड नंबर 4,
स्लाइड नंबर 4 पे आ जाए तो उसमें है कि एवोल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो बिफोर 16,000 जितनी भी हमारे पास साइंस थी दैट वाज एम्पिरिकल साइंस। मीन कि जितने भी साइंस थी वो सारी की सारी जो भी हमारे पास चीज़ें थी वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन के बाद हम चीज़ों को उसको डाटा हमारे पास आता था। जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे ये ऑब्जर्वेशन थे, उसके बाद हमारे पास डाटा आता था। देन उसके बाद 16,000 से लेकर 1950s तक हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ जिसको हमने कहा कि थ्योरेटिकल साइंस। मीन के पहले लोगों ने अब क्या करना शुरू कर दी, लोगों ने थ्योरीज पेश करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, किसी फैक्ट की बेस पर। वैसे नहीं है, थ्योरी जो पेश की जाती है वो वैसे नहीं कह दिया जाता बल्कि किसी आर्गुमेंट की बेस पे किया जाता है। हम कहते हैं अगर ये ऐसा ऐसा है तो इसकी बेस पे ऐसा भी हो सकता है। तो वो एक थ्योरेटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट आ गया जिसमें ईच डिसिप्लिन हैज ग्रोन अ थ्योरेटिकल कंपोनेंट। जितने भी डिसिप्लिन्स थे स्टडीज़ के, चाहे इंजीनियरिंग, आर्ट, साइंस जितने भी थे उनमें थ्योरेटिकल कंपोनेंट आ गया। उन्होंने कहा कि अगर ये ऐसी चीज़ हो तो ऐसे भी हो सकती है। और ये थ्योरेटिकल मॉडल ऑफन मोटिवेट एक्सपेरिमेंट्स एंड जनरलाइजेशन ओवर अंडरस्टैंडिंग। तो उसी थ्योरी की बेस के ऊपर वो थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट दिया जाता था, जो भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट जो थ्योरी पेश की जाती थी उसी की बेस के ऊपर हम क्या परफॉर्म करते, एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते थे और उस एक्सपेरिमेंट की बेस के ऊपर हम कुछ चीज़ों को जनरलाइज कर देते थे कि हम कहते थे वाकई अगर ऐसा हो तो ऐसा होता है। अब इसी तरह ये प्रोसेस इवॉल्व होता रहा, नॉलेज तो उसके बाद 1950s के से लेकर 1960s तक जो हमारे पास साइंस मार्ज़ वजूद में उसको हम कहते हैं कंप्यूटेशनल साइंस। क्योंकि इसी एरा के अंदर जो आपका कंप्यूटर की भी बर्थ हुई और देन इसी के साथ-साथ जो कंप्यूटर से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ भी ग्रो करना शुरू की, लाइक ENIAC जो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर जो कि 1945 के अंदर इसको इन्वेंट किया गया था। ये पहला आपका डिजिटल कंप्यूटर था। तो इसी के साथ-साथ आप 50 से लेकर ऑनवर्ड जितने भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती गई, इसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी, स्पीड जो है वो बढ़ती गई, स्टोरेज कैपेसिटी जो आपकी एनहांस होती गई। ये सारे का सारा इसके ग्रो के साथ जितने भी आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी या डेटा की प्रोसेसिंग थी वो भी तेज़ होती गई, उसके भी प्रोसेसिंग के मैकेनिज़्म आना शुरू हो गए, कंप्यूटेशनल जो चीज़ें थी उनको प्रोग्रामिंगली उसको सॉल्व करना शुरू कर दिया गया था। तो इसी तरह हमारे पास जो एम्पिरिकल और थ्योरेटिकल जितने भी हमारे पास साइंसेस थी उसको हमने सिमुलेशन के ऊपर करना शुरू कर दिया। जितने भी हमारे पास थ्योरीज होती थी फिर थ्योरीज को प्रैक्टिकल किया जाता था, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते थे, देन उसके बाद उसको अंडरस्टैंड किया जाता था और कंक्लूड किया जाता था कि ये ऐसे ऐसे है। अब वो एक्सपेरिमेंट्स रियल लाइफ के अंदर नहीं बल्कि उन एक्सपेरिमेंट को, उन थ्योरीज को सिमुलेट किए जाना शुरू हो गया कंप्यूटर के ऊपर और उन सिमुलेशन के अंदर वही तमाम पैरामीटर्स दिए जाने के, लाइक आपने अगर कोई सिमुलेशन अगर आप में से किसी ने बनाई हो किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए तो वो सारी की सारी सिमुलेशंस जो हैं वो परफॉर्म की जाने लगी कंप्यूटर के ऊपर और अब हमें ना कि एक्सपेरिमेंट से जान छूट गई बल्कि हमने उसको एक लंबे अरसे तक एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को वेट करने के बजाय हमने कंप्यूटर्स के ऊपर उसको सिमुलेट कर लिया और रिजल्ट्स को हमने बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर उसके रिजल्ट्स को भी हमने देख लिया। ये फिर स्टूडेंट्स रिमूव कर रहे हैं एक दूसरे को। सर री-एनरोलमेंट वाले कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वो कैसे क्लास ज्वाइन करेंगे।
सर ये अननोन यूजर है कोई, ये हमेशा के वो कर रहा है। चले मैं आज क्लास हो जाए तो मैं ये चेक करवाता हूँ कि अननोन यूजर कौन है। अननोन यूजर को आइडेंटिफाई हो जाएगा कि सारे रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, सब लोग रजिस्टर्ड हैं यहाँ पे। फिर देखते हैं कि अननोन यूजर कौन है और कौन इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है। बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद ये सारी क्लासेस में इस तरह के बच्चे होते हैं। तो ये जो है ना फिर कोई और मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। इसको तो मैं ये पिक्चर किसी ने भेजी है मुझे, इसने अननोन यूजर ने ये एक्टिविटी कर रहा है। तो ये ऐसी बात नहीं कि ये आइडेंटिफाई नहीं होगा, ये कौन है ये पता चल जाएगा, क्योंकि सारों के ईमेल और फ़ोन नंबर जो है वो उन्हीं के थ्रू आप लोग यहाँ पे रजिस्टर्ड हुए हैं। ठीक है, और ये जो अननोन यूजर को है ना फिर इसको क्या किया जाता है इसके साथ, ये मैं बाद में डिसाइड करूंगा। सर ये अननोन यूजर कोई री एनरोलमेंट्स वाले तो नहीं है? नहीं, री एनरोलमेंट वाला भी है, तो तब भी वो उसका आईडी जो आईडी नंबर का जो ईमेल आईडी और जो रोल नंबर है, फोन नंबर, वो सारे के सारे स्टोर्ड हैं, रजिस्टर्ड हैं वो सारे। अननोन कोई भी इस तरह का इंटर तो हो नहीं सकता इसके अंदर। ये अननोन जो भी है इसको किस आईडी से ये इंटर है, ये सारे के सारे ये पता चल जाएगा। ठीक है, इसको सर चले मैं करता हूँ। ओके ओके सर ये अननोन यूजर हर क्लास में होता है और यही काम कर रहा है। ठीक है, मैं इसको ट्रेस करता हूँ आज। तो ये बाकी को डिस्टर्ब कर रहा है, इसका फिर मैं देखता हूँ मैंने क्या करना है फिर। ठीक है, सर हो सकता। ओके सर। चले आप अपने लेक्चर पे वापस आ जाए। सो लेक्चर स्लाइड नंबर 4 से हमने डिस्कशन कर ली कि एम्पिरिकल साइंस थी, उससे हम थ्योरेटिकल साइंस पे, फिर हम कंप्यूटेशनल साइंस के ऊपर आ गए। ठीक है, चूंकि कंप्यूटेशनल साइंस जो कि कंप्यूटर सिमुलेशन के थ्रू हम परफॉर्म कर रहे थे, वो आपकी कंप्यूटेशनल साइंस में आ गई थी। अभी स्लाइड नंबर 5 पे चले जाएं तो 1990s अप टिल नाउ इसको हम कहते हैं कि डेटा साइंस है। डेटा साइंस एक टर्म है जिसमें डेटा के को डील किया जाता है, इसको हम कहते हैं कि डेटा साइंस है। अब वो डेटा जितनी भी हमने बातें की, जो डेटा माइनिंग है, इसको भी कुछ लोग डेटा साइंस ही कहते हैं, क्योंकि डाटा के मतलब डील करने वाला सब्जेक्ट है ये। क्योंकि डाटा को ही यूज करना है, इसने डाटा का ही एनालिसिस करना है, डाटा से ही प्रिडिक्शन करनी है। तो चूंकि हम डाटा के एज में रह रहे हैं, तो इसलिए हम इसको डाटा साइंस कह रहे हैं। तो द फ्लड ऑफ डाटा फ्रॉम न्यू साइंटिफिक instructions and simulations, the ability to economically store and manage petabyte of data online, the internet and computing grid that makes all these archives universally available, scientific information management, acquisition, organization, queries and visualization tasks takes scale almost linear with the data volume. Data mining is a major new challenge. तो जितने भी हमारे पास डाटा, किसी भी ये अगेन वही चीजें हैं जिसमें हमने कहा कि वो कहाँ से डाटा आ रहा है, फ्लड ऑफ डाटा किसके सोर्स से आ रहा है हमारे पास। तो उसके बाद हमारे पास इकोनॉमिकली जो हमारे पास कंप्यूटेशनल पावर जो इकोनॉमिक हो चुकी है, उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, प्रोसेसिंग के लिए जो हाई स्पीड कंप्यूटर मौजूद है। एक टाइम था कि डाटा तो था लेकिन हाई स्पीड कंप्यूटर नहीं थे, या स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस एक्सपेंसिव थी या नहीं थी। तो अब स्टोर करना भी इकोनॉमिकली हमारे पास चीप हो चुका है, और उसमें जो हमने इसको प्रोसेस करना है, प्रोसेसिंग के लिए जो हमारे पास जो प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं वो भी हमारे पास वो काफ़ी हाई स्पीड में जो हमारे पास आ चुकी हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास सारे एरा को हम कहते हैं कि एक डाटा साइंस का एरा है, जिसमें हमारे पास डाटा ही डाटा है। तो अब इसमें से देखते हैं कि अगली स्लाइड्स के ऊपर 6 नंबर स्लाइड के अंदर कि इसी चीज़ को हमने एक यूँ सब मिले के फ्लो चार्ट की फॉर्म में शो किया है कि डाटा कलेक्शन एंड डाटाबेस क्रिएशन 1960s एंड अर्लीज। तो जितने भी हमारे पास स्लाइड नंबर 6 के अंदर डाटा एवोल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को देखें, तो डाटा कलेक्शन एंड डाटाबेस क्रिएशन 1960s एंड अर्लीस्ट के अंदर ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास आ चुकी थी। जो हमारे पास प्रिमिटिव फाइल प्रोसेसिंग, जिसको हम कहते हैं कि फाइल प्रोसेसिंग के अभी आगाज था, तो डाटा कलेक्शन और डाटाबेस बनना शुरू हो गए थे।
डेटाबेस जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं। दैन 70s टू अर्ली 80s हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे वजूद में आ चुके थे, ताकि हम डाटा आ गया था, डेटाबेसेस भी आ गए थे। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें चाहिए थे ताकि हम उसमें से डाटा को प्रॉपरली उसमें क्यूरीज लगा सकें, उसमें से हम अपने उसको मैनेज कर सकें, ऑर्गेनाइज कर सकें, और जब भी ज़रूरत पड़े तो हम उसको रिट्रीव कर सकें। तो ये स्टोरेज, रिट्रीवल एंड मैनेजमेंट ऑफ लार्ज डाटा जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एक अहम इसकी खसूसियत होती है। तो इसमें जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है हमारे पास हायरार्किकल एंड नेटवर्क डेटाबेस सिस्टम्स बन गए थे, रिलेशन डेटाबेस सिस्टम्स थे, अवेलेबल थे, डाटा मॉडलिंग जिसमें एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल्स वगैरह बन चुके थे, इसमें इंडेक्सिंग एंड एक्सेस मॉडल्स, क्यूरी लैंग्वेज जिसमें एसक्यूएल वगैरह थी, इस तरह यूज़र इंटरफेस, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स जिसके ज़रिए डाटा को फॉर्म्स में से डाटा हम इसको डेटाबेसेस के अंदर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर फॉर्म को इंटर करने के लिए, डाटा इंटर करने के लिए यूज़ किया जाता था। और रिपोर्ट्स, ताकि हम कुछ भी क्यूरी लगाते हैं या किसी भी चीज़ के लिए बारे में हमें वहाँ से रिपोर्ट लेनी है, तो वो भी हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसकी रिपोर्ट प्रोवाइड करता था। इसी तरह क्यूरी प्रोसेसिंग है, उसकी ऑप्टिमाइजेशन, अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेसेस पढ़ी है तो उसके अंदर उसका ये कोर टॉपिक है, क्यूरी प्रोसेसिंग एंड क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस अभी नहीं पढ़ा तो ये उस सब्जेक्ट में आ जाएगी। इसी तरह ट्रांजैक्शन, कंकरेंसी कंट्रोल एंड रिकवरी, ट्रांजैक्शन जितने भी किसी भी डेटाबेस के अंदर ट्रांजैक्शन होती हैं, और कंकरेंसी कंट्रोल ये डेटाबेस का ही टॉपिक है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी इस टॉपिक को डिस्कस किया जाता है। एंड आई डोंट नो कि आप ने ये टॉपिक किस सब्जेक्ट में डिस्कस किया होगा, डेटाबेस के अंदर या आपने इसको ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। कंकरेंसी कंट्रोल बेसिकली होता है कि आपने अभी ये कॉन्सेप्ट, बल्कि ये अक्सर बातें आप लोगों ने की होंगी कि जब आप CMS के ऊपर अपनी फाइल्स अपलोड करते थे तो वो रिस्पांस नहीं करता था, या इवन के एक और एग्जांपल के जब ये बोर्ड का रिजल्ट आता है, FA FSC मैट्रिक का रिजल्ट आता है, तो उस वक्त आपकी क्यूरी को एंटरटेन नहीं की जा रहा, आपको काफ़ी टाइम वेट करना पड़ता है। तो बेसिकली कंकरेंसी कंट्रोल ये है कि अगर किसी डेटाबेस को बहुत सारे लोग एट द सेम टाइम उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो किस तरह से हम उनको डील करें, और इस चीज़ को हम कहते हैं कि कंकरेंसी को कंट्रोल करना, कि मल्टीपल जो क्यूरीज हैं उनको एट द सेम टाइम डील करने को हम कहते हैं कि कंकरेंसी कंट्रोल है। इसी तरह जब डेटाबेस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, क्रैश कर जाता है, तो फिर उसको रिकवरी, ये सारी की सारी चीज़ें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इस तरह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में सारी की सारी चीज़ें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आती हैं, और ये 1970 से अर्ली 80s तक ये चीज़ें हो चुकी थी, हमारे पास अवेलेबल थी। अब इसके बाद का जो एरा था वो हमारा जो है ना डाटा साइंस का एरा था, जिसमें एडवांस डेटाबेस सिस्टम्स आ गए थे, जिसमें ये जितनी भी चीज़ें लिखी हैं इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें इसमें आपको डिस्कस करके समझाऊं। इस तरह एडवांस डाटा एनालिसिस, जिसमें एडवांस डाटा एनालिसिस लेट 80s टू प्रेजेंट, 1980s से अभी तक जितना भी एडवांस डाटा एनालिसिस, जिसमें डाटा वेयर हाउस एंड OLAP, डाटा माइनिंग एंड नॉलेज डिस्कवरी, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, आउटलायर एनालिसिस, एसोसिएशन एंड कोरिलेशन, कोऑपरेटिव समरी, डिस्क्रिमिनेशन एनालिसिस, पैटर्न रिकॉग्निशन, ट्रेंड एंड डेरिवेशन एनालिसिस एटसेट्रा। इस तरह माइनिंग कम्प्लेक्स टाइप ऑफ डाटा स्ट्रीम्स, सीक्वेंस, टेक्स्ट, डिजिटल, स्पेशल टेम्पोरल, मल्टीमीडिया, वेब नेटवर्क्स एटसेट्रा, ये सारे के सारे कम्प्लेक्स माइनिंग टास्क आ जाते हैं। इससे डाटा माइनिंग की एप्लीकेशंस में बिजनेस में आ जाती है, सोसाइटी के अंदर इसकी एप्लीकेशन है, रिटेल के अंदर एप्लीकेशन है, बैंकिंग के अंदर है इसकी एप्लीकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर इसकी एप्लीकेशन है, साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर ब्लॉग्स, डेली लाइफ एटसेट्रा।
इस डाटा माइनिंग एंड सोसाइटी के अंदर इसका इनविजिबल डाटा माइनिंग है, जिसमें प्राइवेसी प्रिजर्विंग डाटा माइनिंग है, माइनिंग सोशल एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क रिकमेंडर सिस्टम एक्सेट्रा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हमारी हैं अवेलेबल हैं, ये 1980s से ऑनवर्ड ये काम हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। आप या आप समझे आपके पास ये 2020 में पहुंचा है, 2020 में पहुंचा है आपके पास। लेकिन ये देख लें कि आपके ये जो नॉलेज है या जो सब्जेक्ट है इसका आगाज 1980 से हो चुका था। सो इस तरह फ्यूचर जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रेजेंट टू फ्यूचर, ये इसके फ्यूचर जनरेशन है जिसमें फर्दर ट्रेंड एनालिसिस वगैरह की चीज़ें आ जाती हैं। सो व्हाट इज डाटा माइनिंग? अब ये जो नेक्स्ट स्लाइड नंबर 8 है, इसमें व्हाट इज डाटा माइनिंग है। इसमें देखें कि आपको कुछ ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं। ये बेसिक डेटाबेसेस, डिफरेंट डेटाबेसेस हैं। अब इन डेटाबेसेस से अपने जो काम की चीज़ को निकालने को हम कहते हैं कि ये नॉलेज है, इसको हम कहते हैं नॉलेज माइनिंग। जिस तरह से हम गोल्ड माइनिंग करते हैं, गोल्ड माइनिंग बेसिकली सोने को निकालना। सोना कहाँ से निकलता है सबको पता होगा। सोना या तो समंदर से निकल रहा होता है या किसी मिट्टी से या किसी पहाड़ के किसी भी पथरीले इलाके से। वो अगर मिट्टी से देखें तो वो मिट्टी में भी मिट्टी के ज़र्रुक की तरह होता है। समंदर में देखें तो समंदर में रेत में भी समंदर की रेत में रेत के ज़र्रुक की तरह होता है। अब उसमें से उन ज़र्रों में से जो रेत के ज़र्रे हैं, उन ज़र्रों में से को उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं। काफ़ी काट-छाँट करने के बाद उसी के रेत के ज़र्रों के बराबर जो गोल्ड के ज़र्रे होते हैं, वो वहाँ से निकाल रहे होते हैं, इसी तरह मिट्टी वगैरह से। तो डाटा माइनिंग भी बिल्कुल इसी तरह, जो नॉलेज माइनिंग हम इसको कहेंगे कि अपने बेशुमार जैसे आपके रेत के ज़र्रों, बेशुमार ज़र्रों में से चंद ज़र्रे आपके काम के हैं, वो निकालते हैं। इसी तरह जो आपके पास डाटा है, उसके बेशुमार डाटा में से आपके चंद जो थोड़ी अमाउंट ऑफ डाटा है, वो आप उसमें से निकालते हैं। जिसके ये मतलब नहीं कि वो सारे का सारा डाटा यूज़लेस है। अब उस डाटा में से आपके काम का डाटा कितना है, आपने उसको निकालना है। उसको हम कहते हैं कि ये आपका नॉलेज माइनिंग है, और इसकी नॉलेज माइनिंग की रिजेम्बलेंस है गोल्ड माइनिंग की तरह से ही। डोनाल्ड रस्मफील्ड ने क्या कहा कि देयर आर थिंग्स दैट वी नो, कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका बारे में हमें पता है कि हमें इसके बारे में पता है। ठीक है, कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि हमें इसके बारे में पता है। लाइक अगर हम कहें कि कोरोना क्या है, तो हम कह सकते हैं हमें पता है कि कोरोना क्या है। सेकंड है कि देयर आर थिंग्स दैट वी नो दैट वी डू नॉट नो। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता, हमें पता होता कि हमें इनके बारे में नहीं पता। ठीक है, भी कुछ चीजें जिनके बारे में आप कह सकते हो। अगर आपको मैं पूछूं कि वेब माइनिंग क्या है, तो आप कह सकते हो कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, देयर आर थिंग्स दैट वी डू नॉट नो, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें ये भी नहीं पता होता कि हमें इनके बारे में पता भी है कि नहीं पता। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं कि हम डाटा माइनिंग इसलिए कर रहे होते हैं कि जिन चीज़ों के बारे में हमें पता है कि हमें पता है, वो तो काफ़ी है, और जिन चीज़ों के बारे में पता है कि हमें इसके बारे में हमें पता है कि हम इसके बारे में नहीं जानते। ठीक है, और अब जो डाटा माइनिंग का पर्पस क्या था, ये थर्ड लाइन है। जो थर्ड लाइन है, ये हमारा बेसिक डाटा माइनिंग का टारगेट होता है कि हमें नहीं पता होता कि हमें इसमें से हमारे काम का जो इंफॉर्मेशन कौन सी है। तो हम उस डाटा के ऊपर माइनिंग करते हैं, और माइनिंग के बाद हमारे पास कुछ पैटर्न्स आते हैं, और उन पैटर्न्स के बाद हम देखते हैं कि हमारे काम का पैटर्न कौन सा है। तो जो बेसिकली जब हमें ये नहीं पता होता कि हमें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो उस तरह के उस डाटा के ऊपर हम माइनिंग लगाते हैं। सो डाटा माइनिंग की फॉर्मल डेफिनेशन आ गई यहाँ पर स्लाइड नंबर 10 के अंदर। तो हम डाटा माइनिंग का हम कहते हैं कि नॉलेज माइनिंग फ्रॉम डाटा। तो उसका अगर हम डिस्क्राइब करें डाटा माइनिंग, तो हम कहेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ
interesting pattern or knowledge from huge amount of data। दोबारा से रिपीट करता हूँ कि डाटा माइनिंग क्या है। हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग। अब इंटरेस्टिंग कौन सा होता है? आपका नॉन ट्रिवियल हो सकता है कि वो ऐसी चीज़ है कि वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट का मतलब आपने प्रोग्रामिंग के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि इम्प्लिसिट कास्टिंग और एक्सप्लिसिट कास्टिंग। इम्प्लिसिट जो उसके अंदर हिडन होती है उसको इम्प्लिसिट होती है। प्रीवियसली अननाउन, ये प्रीवियसली अननोन जिसका पहले से हमें पता है कि हम पहले से हमें पता है कि हम नहीं जानते उसके बारे में। एंड पोटेंशियली यूजफुल पैटर्न और नॉलेज फ्रॉम द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। कि डाटा माइनिंग बेसिकली क्या है कि हम अपने जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है या नॉलेज है या पैटर्न है उसको हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा में से अगर हम उसको वहां से निकाल लें तो उसको हम कहते हैं कि ये डाटा माइनिंग है। ठीक है। अब ये अगेन आप थर्ड जो पिछली स्लाइड में जो थर्ड स्टेटमेंट थी, देयर आर थिंग्स दैट वी डू नॉट नो, कि हमें ये भी नहीं पता कि हम चीज़ों के बारे में किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते, तो वहाँ पर हम लगाते हैं डाटा माइनिंग। तो अब वहाँ से हम पैटर्न से निकालते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे कौन से ऐसे पैटर्न हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हैं। अब सारे के सारे पैटर्न्स हमारे पास यूज़फुल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल हम अगर ये आपकी क्लास के हवाले से अगर देखें तो आपके सारे स्टूडेंट्स क्लास में मिक्स होकर बैठे होते हैं। अब कोई भी नया टीचर आता है, लाइक मैं फर्स्ट टाइम अब क्लास में आया हूँ तो मुझे नहीं पता कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो लाइक है, कौन सा मीडियम लेवल का है और कौन सा जो बिलो लेवल का है। तो उसके लिए आपके जो ग्रेड्स हैं उसकी बेस के ऊपर आपको क्या किया जाएगा, या किसी भी तरह से आपको आइडेंटिफाई किया जाना। अब ज़रूरी नहीं है कि जिसका ग्रेड बहुत अच्छा हो वो बहुत लाइक हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जिसका ग्रेड मिडल या एवरेज हो वो जो टेक्निकली वो उसकी कैपेबिलिटी चीज़ों को हैंडल करने की ना हो। सो हम कहते हैं कि डाटा माइनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा नॉलेज है, एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम अपने यूजफुल पैटर्न्स को या डाटा को या नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा में से, अपने इंटरेस्टिंग पैटर्न्स को। ठीक है, इंटरेस्टिंग पैटर्न को या नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करने को हम कहते हैं कि ये डाटा माइनिंग है। अक्सर स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि सब्जेक्ट पूरा पढ़ने के बाद भी कि वो सब्जेक्ट क्या होता है। तो एटलीस्ट आपको अभी से ही पता चल जाना चाहिए कि डाटा माइनिंग क्या है, कि एक्सट्रैक्शन ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन और पैटर्न फ्रॉम ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। ये डेफिनेशन हर स्टूडेंट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाने चाहिए कि डाटा माइनिंग क्या है। इसके डाटा माइनिंग के अल्टरनेटिव नेम भी है जिसको हम कहते हैं नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस है, या नॉलेज एक्सट्रैक्शन है, या नॉलेज और पैटर्न एनालिसिस है, नॉलेज आर्कोलॉजी है, नॉलेज ड्रैगिंग है, जी आगे मिस पहले यहाँ पे ड्रैगिंग है, इंफॉर्मेशन हार्वेस्टिंग है, बिजनेस इंटेलिजेंस है। तो ये टाइम्स मैगजीन ने और इसके MIT मैगजीन ने ये प्रेडिक्शन की थी कि 10 हॉटेस्ट जॉब ऑफ ईयर 2025 और 10 इमर्जिंग एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी। ये प्रेडिक्शन है आपके टाइम मैगजीन जो USA में पब्लिश होता है और MIT मैगजीन ऑफ टेक्नोलॉजी रिव्यू, ये इन्होंने प्रेडिक्शन की थी 2000 और 2001 के अंदर कि 2025 के अंदर हॉटेस्ट जॉब्स होंगी। और आज आप देख लें कि जो भी आपके पास जिस एरा में हम रह रहे हैं वो डाटा का एरा है, और उन्होंने 25 साल पहले और 24 साल पहले इसकी प्रेडिक्शन कर दी थी कि जो हॉटेस्ट जॉब्स होंगी वो डाटा माइनिंग की ही होंगी। अच्छा, ये इस लास्ट स्लाइड को देखते हैं, बाकी को हम अगले लेक्चर के लिए छोड़ेंगे। कि वॉच आउट इज एवरीथिंग डाटा माइनिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है, और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि क्या हर चीज़ डाटा माइनिंग है? हर चीज़ डाटा माइनिंग नहीं है। तो क्या चीज़ डाटा माइनिंग है, ये एग्जांपल्स देखें, आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी।
पहले इसको इन एग्जांपल्स को अपने गौर से पढ़ना है और समझना है कि क्या ये एक्सट्रैक्टिंग ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन और पैटर्न है या नहीं है। ठीक है, डेफिनेशन को माइंड में रखते हुए आपने इसको समझने की कोशिश करनी है। आपने खुद इसको गैस करना है कि क्या ये डाटा माइनिंग है या डाटा माइनिंग नहीं है। पहली एग्जांपल है लुक अप फोन नंबर इन फोन डायरेक्टरी। स्लाइड नंबर 11 के अंदर लुक अप फोन नंबर इन फोन डायरेक्टरी। आपके फोन डायरेक्टरी है, वो आपकी बुक बनी हुई है, या आप अपने जो फोन में से उसमें से किसी एक फोन को आप देखते हैं, फोन को तलाश करते हैं। ठीक है, क्या ये डाटा माइनिंग है? सोचें। चल अगली एग्जांपल पे जाते हैं, फिर वापस आते हैं। क्यूरी अ वेब सर्च इंजन फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट अमेज़न। अमेज़न के बारे में आप एक क्यूरी लगा रहे हैं वेब सर्च इंजन के ऊपर। क्या ये डाटा माइनिंग है? सोचें, गौर करें। आगे चलते हैं, फिर वापस आते हैं, सारी एग्जांपल्स को पढ़ते हैं। देन आई होप कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि समझ सकें कि डाटा कौन सी एग्जांपल डाटा माइनिंग की है और कौन सी एग्जांपल डाटा माइनिंग की नहीं है। तीसरी एग्जांपल है सर्टेन नेम्स आर मोर कॉमन इन सर्टेन यूएस लोकेशंस। तो कुछ नेम्स जो हैं वो बहुत कॉमन है कुछ सर्टेन लोकेशंस के अंदर, यूएस के अंदर। गौर करें इसके ऊपर भी। सर्टेन नेम्स आर मोर कॉमन इन सर्टेन यूएस लोकेशंस। And then last example, group together similar document returned by search engine according to their context. For example, Amazon for rainfalls, Amazon.com. कि आपने ग्रुप करने हैं together similar documents returned by search engine according to their context. ठीक है, दोबारा वापस पहले एग्जांपल के अंदर आते हैं। लुक अप फोन नंबर इन योर फोन डायरेक्टरी। लुकअप या सर्च करना आपके फोन नंबर या किसी डायरेक्टरी में से। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ सिंपल क्यूरी। आप अपने फोन से कोई नाम फॉर एग्जांपल अली सर्च करते हैं तो आप क्या लिखते हो, ALI। तो आपके फोन में से अली नाम से जिनके साथ भी लगा हुआ सारे के सारे आपके पास आ जाते हैं। तो दिस इज नॉट अ डाटा माइनिंग, दिस इज अ सिंपल क्यूरी। अंडरस्टैंड? ओके, सेकंड एग्जांपल, क्यूरी आप करते हैं वेब सर्च इंजन पे फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट अमेज़न। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर एक क्यूरी पास करते हैं किसी भी वेब सर्च इंजन के ऊपर। तो वो क्या करके देता है आपको, उस क्यूरी से मिलते जुलते जितने भी वेब पेजेस होते हैं वो आपके लिए वो सामने आपके लिए रख देता है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट डाटा माइनिंग, दिस इज आल्सो सिंपल क्यूरी। ठीक है, अगली एग्जांपल में सर्टेन नेम्स आर मोर कॉमन इन सर्टेन यूएस लोकेशंस। अच्छा, ये कैसे है? इसमें देखिए क्यूरी, कोई क्यूरी लगी हुई है? नहीं लगी हुई है। इसमें सारे के सारे डाटा था, उन सारे डाटा का एनालिसिस किया गया तो कुछ पैटर्न जनरेट हुए। वो पैटर्न, एक पैटर्न ये था कि कुछ नेम लाइक ओब्रेन, ओरोक और रिले, ये इस बोस्टन एरिया के अंदर मोस्ट कॉमन है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक पैटर्न, तो ये सर्टेन पैटर्न जो है वो जनरेट हुए और पता चला कि कुछ नाम जो है वो मोस्ट कॉमन है। तो ये क्यूरी से नहीं आया बल्कि ये डाटा माइनिंग से आया आपके पास। ठीक है, इसी तरह ग्रुप टुगेदर सिमिलर डॉक्यूमेंट रिटर्न बाय सर्च इंजन अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्टेक्स्ट। तो गौर करें जरा इसके ऊपर, ग्रुप टुगेदर सिमिलर डॉक्यूमेंट्स को सिमिलैरिटी की बेस के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, उसको सर्च कर रहे हैं, रिटर्न हो रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, ये भी डाटा माइनिंग है, क्योंकि ये खुद से ग्रुपिंग हो रही है सिमिलैरिटी की बेस के ऊपर, डॉक्यूमेंट्स की सिमिलैरिटी की बेस के ऊपर ये ग्रुपिंग हो रही है। तो ये भी डाटा माइनिंग है, ये क्यूरी
नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको इन एग्जांपल से थोड़ा सा आइडिया बना होगा। जब हम कहते हैं कि क्यूरी लगाते हैं, हम कोई स्पेसिफिक लाइक डेटाबेस के अंदर आप लगाते हो क्यूरी किसी चीज़ को सर्च करने के लिए, तो वो डाटा माइनिंग नहीं होती। लेकिन जब उस में से आप कुछ यूजफुल या इंटरेस्टिंग पैटर्न्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, कोई एक सिंपल चीज एक्सट्रैक्ट नहीं करते। लाइक जो सर्टेन नेम्स आर मोर कॉमन इन यूएस, सर्टेन यूएस लोकेशंस। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक पैटर्न हमारे पास आ जाता है। जब हमारे पास कोई पैटर्न आएगा, पैटर्न की फॉर्म में चीज आएगी, तो वो हमारे पास होगा डाटा माइनिंग। सो वी विल स्टॉप हियर बिकॉज टाइम इज ओवर नाउ। तो अगर आप कोई क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है, तो वो कर लें। शायद अगली क्लास का टाइम भी आपका क्लास है अगली आपकी। हेलो जी जी, आवाज गई है? सर ये क्या कहते हैं, फर्स्ट वन कैसे नहीं है, क्योंकि आपने ऊपर कहा था कि थिंग्स वी नो, तो वो क्या कहते हैं, फोन नंबर अगर फोन डायरेक्टली से करना है, कैसे डाटा माइनिंग? जी दोबारा बोलें। मैंने कहा ऊपर थी कि 3 स्टेटमेंट्स थी, थिंक वी नो, ठीक है, थी। जी जी, थिंग्स दैट वी डू नॉट नो, दैट वी डू नॉट नो। थिंग्स दैट वी डू नॉट नो, दैट वी डू नॉट नो, क्या इसके बारे में आप कह रहे हैं? तो है ना, तो उसका फोन नंबर इन फोन डायरेक्टरी, ये कैसे डाटा माइनिंग नहीं है? अच्छा, ये डाटा माइनिंग इस तरह से नहीं है कि आप पैटर्न नहीं निकाल रहे। यहाँ पर आप एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट की बेस के ऊपर आपके पास स्पेसिफिक रिस्पांस आ रहा है। ठीक है, मैं जैसे ये कहूँ कि रोल नंबर 1 2 3 जो है ना वो स्टैंड अप हो जाए। ठीक है, तो ये क्या है, एक 1 2 3 एक स्पेसिफिक चीज है। अब मैं दूसरी तरफ अगर मैं ये कहूँ कि मैं स्टूडेंट्स को उनके जो मार्क्स या उनके ग्रेड की बेस के ऊपर उनकी उसके ऊपर माइनिंग लगा दूं, तो वो होगा कि मेरे पास एक सर्टेन पैटर्न्स आ जाएगा, जिसमें ये होगा कि 3 स्टूडेंट्स लाइज इन ग्रेड ए, 2 स्टूडेंट्स लाइक इन ग्रेड ए माइनस, 5 स्टूडेंट्स लाइज इन ग्रेड बी। तो ये मेरे पास एक पैटर्न जनरेट होना शुरू हो जाएगा। अब पैटर्न में मैं देखता हूँ कि ग्रेड ए में कौन कौन से मैं उनको एक्सप्लोर करूंगा, मुझे पता चलेगा रोल नंबर 7, रोल नंबर 19, रोल नंबर 31, ये जो स्टूडेंट्स हैं ये ग्रेड ए में है। इसी तरह द रेस्ट ऑफ जो ग्रेड्स हैं उसमें मैं देख सकता हूँ कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं। मैंने स्टूडेंट्स को ग्रेड के बेस के ऊपर उनके पैटर्न्स बना दिए। ठीक है, अगर मैं उनको डिफरेंट कलर्स लेट से एग्जाम और उनको इकट्ठे करना शुरू कर दूं, लाइक किसी को रेड कलर दे दूं, किसी को ब्लू, किसी को वाइट, किसी को ग्रीन, इस तरह करके ग्रेड्स वाइज करता जाऊं और उन कलर्स को मैं इकट्ठे करता जाऊं, तो मुझे कुछ स्पॉट्स नजर आएंगे कि लेट से रेड कलर है जो फेलियर का है, जो या ग्रेड सी के हैं, तो ग्रेड सी में यूजुअली ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे, तो वो ग्रेड सी के अंदर क्या हो गया, ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे, तो मुझे पता चलेगा कि इसका पैटर्न क्या चल रहा है। ठीक ठीक है सर। ठीक है, समझ आ गई? जी सर, जी सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर डेटा माइनिंग और वेब स्क्रैपिंग में क्या फर्क होता है? डेटा माइनिंग और वेब स्क्रैपिंग मतलब वो भी डेटा निकालते हैं वेब स्क्रैपिंग में भी? सर ये अननोन यूजर दोबारा आ रहा है, लॉबी में वेट कर रहा है। दोबारा आ रहा है? सर इसने कुछ गर्ल्स को भी निकाल दिया है। इसको आइडेंटिफाई करते हैं कौन है। तीसरी चौथी बार ये दोबारा लॉबी में आ रहा है, तो इसको असेस अब नहीं। सर लॉबी में जिनकी रिक्वेस्ट आती है उनको तो ऐड करते हैं, लेकिन बार बार किसी को निकाल रहा है।
चले इसका भी सोल्यूशन सर निकालते हैं। चलिए शुरू में आ रहे हैं सबके लिए न्यू चीज़ आपके लिए भी नई है। ओके सर। चले इसको आस्ते आस्ते चीज़ों को स्ट्रीमलाइन होती जाएंगी क्योंकि ये सबके लिए नई चीज़ है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स पिछली क्लास में कुछ इसमें तो इस तरह से आइडेंटिफाई होते रहेंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा सिस्टम हमारा। अभी आपकी नेक्स्ट क्लास है कोई? इंशाल्लाह सर। जी ऐसा क्या है आधे घंटे के ब्रेक के बाद? अच्छा, आधे घंटे की ब्रेक है तो ठीक है, मैं अवेलेबल हूँ। आप मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कर सकते क्लासेस हो रही हैं सर। हैं। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है मैं अवेलेबल, मैं ऑनलाइन, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके सर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं ऑनलाइन हूँ, मैं आपसे आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। ऑफिस देख लेते हैं। स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन है तो कर लें। है 33 स्टूडेंट्स ने आज क्लास अटेंड की है। सर स्टूडेंट सर आप 35 से 36 शो हो यस रहे सर। थे। जी सर अटेंडेंस लेने से बार बार फिर कोई रिमूव कर रहा है। अच्छा, इस तरह करें, आप मुझे व्हाट्सएप पे अपने अपने रोल पर सेंड कर देना ओके सर। ताकि ठीक है वहां सर। पे तो नहीं करेगा ना। इसको देखते हैं कि ये कौन अननोन, ये बार बार मुझे भी कुछ मैसेज भेज रहा है। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है, आप सारे लोग अपनी अटेंडेंस जो है ना व्हाट्सएप पे मुझे भेज दें, मैं वहां से ले लेता हूँ अटेंडेंस। ओके अपने सर। रोल नंबर से भेज दें सर। ठीक है, ओके सर। ओके सर ठीक। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह मीटिंग एंड करने को। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फराज साहब तली तमूर साहब सच सच दसे केड़ा पंगे लगे अस। मैं यहाँ पे 3 दफा रिमूव हुआ। मैं क्यों पंगा करना पाया? येरा तू 3 दफा 5 दफा मेनू को सर रिमूव कीता। और सबर हर करो दफा दोस्त, की टाइम नु हर दफा इलियास ने ऐड किया है। बाहर आ जा। रंजने बंदा बन गया तू लगे जो बंदे ने बुत्तर है जेरे करते हैं लगे करन। बर्थडे अटेंड वो बात करो है ना अपने घर है। ये ट्रेंडिंग है यार, मेरे पे कोई इल्जाम लाए। सर को मैसेज कर देते हैं सर कि आप सर को रिमूव कर
कि कोई किसी पार्टिसिपेंट को रिमूव ना कर सके। हाँ ना वाले बंदे को ऐड कर देंगे कोई है तक लजे गल शुरू नहीं की फिर रिमूव ओए करी गया ओए ओए ये कोई ऐड होया पहले ना ओए ये पहले ना ऐड होया सिर्फ उस नाम जो अपना चेंज किया जा रोल नंबर पर लिखे ना वो चेंज किया सिर्फ उई है पीछे चेंज कीते उसने अस मुड़ पीछे के की पंगे ईमेल कर शीमेल रहे सारी लगी है पीछे कोई तो तामन कोई बंदा हां है हां जिसकी जेड़ा भी होया उसकी पता लग जैसी ने आ जासी ना पकड़े जासी फिर हो जाएगा तो नहीं ओए ओए मुड़ के क्या फिर पता सर वो बेचारा रिमूव करना होवे ना करना होवे एम ही रगड़ा जाए लेकिन अब ना ना तो भाई मशकूक अननोन तो का वही है मतलब ना ही मशकूक तो वही है ना मशकूक हो गया हां सबको बना लिया जब सब बनाए जासी हाँ सर ये ना भी वही बता भी नहीं रहे ना मैं इसका अपना वो मैं बता अजय रहा बस बोले या ना ही रिमूव करी थी तू ना बोल था चुप अपना कर नाम भी बता देना वो कौन है अननोन है तो बता देना तो मतलब बता ये दिया मैं सब गलतियां रजाक साहब ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਅਟੈਂਡੀ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰੇ नहीं तो लगता है बनाया वाले बंदे इसलिए सबको रिमूव कर देती ਨਹੀਂ ਮਚਾਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਨੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰੀ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ अभी नेक्स्ट क्लास है और हाँ 1 बजे हो सकती है मेरे ख्याल से अभी अगली क्लास है पूरा आपका भी क्लास नूर अगली क्लास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सानिया खत्म कितने बजे है 12 बजे जरा बाहर रिटर्न जाना सी तो इत्थे नकला से रखी है लगा जाना ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ मोबाइल सामने रखी नहीं तो और क्या ही जल्दी में तक तो नेट को इंटरनेट को थोड़ा सा कहिए कि कैंची तार लाइक ऑन करके दे उसकी आही एक्स्ट्रा पैसे दे सन ते माड़ा क्या नाम नेट भी परफॉर्म कर प्रोवाइड कर वो फिर टैक्सी प्रोवाइड जो फिर चलिए फिर लिविंग बस आवाज आ गई जी आ रही है रिमूव हो रहे हैं खुद से नहीं कि रिमूव कर लगे बार-बार हाँ जी ओए अली ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇੱਕ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਮੱਟੀ ਹੋਣਗੀ ਅਨਾ 13 ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਰਕੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ एक कहना भी कौन लगे रिमूव करने बार-बार लीदा मोर लिविंग ये उमर जफर पंगे कर रहे हो हमजा मतलब लिविंग लिविंग आसिफ जहांगीर अली अजहर उमर जफर लिविंग हमजा मतलब लिविंग ये क्या लिखी हुई ये सिर्फ मैं गया वहां बीच ग्रुप में तू पंगे कर रहे हैं फिलहाल जरा नहीं कुछ बता अब ये ना डरा जरा हम बहुत बदे कल सुन अली ओ अली अदर कल सुन ओए अली अदर की वीडियो कल सुन ना ये तक जी छोड़ ना ठीक बात इस टाइम रह गया मैं दो चार अमजामत लोग 3 बंदे ठीक पीछे 8 बंदे से एकदम 4-5 रिमूव हो गए वापस रिमूव हो ही नहीं रहा पहले लगे रिमूव मेरा शक है सीधा अमजामत लोग है अंदर है मनो ये गल है ये अमजाम ट्यूब ने काम मुछा बढ़िया कर दिया इस पास आया जान दियो सारी खटो बाहर जी हम जी वीडियो ऑन करें वीडियो ऑन है वीडियो ये सिर्फ अली नहीं छोड़नी है अभी और दुआ मुछड़ भी आई ना ये तक ना मुछड़ दो किगरियां कड्डियां नहीं क्या बात है ये क्या बात आखिरकार तू इफराज है उमर शील बन गए हैं मुछा रखी लेकिन तू रात साहब किधर गए हो चलो जी मैं भी चले हूँ